हेलो फोरेंसिक एक्सपर्ट, मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं राहुल आपका स्वागत करता हूँ मैट फोरेंसिक्स पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रोल द इंट्रो। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हैंड राइटिंग एंड इट्स प्रिंसिपल। तो इससे पहले मैं आपको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट और उसकी क्लासिफिकेशन करा चुका हूं। अब हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में हैंड राइटिंग को पढ़ने वाले हैं कि हैंड राइटिंग क्या होती है और उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी फोरेंसिक से रिलेटेड लेक्चर सुनना है मेरा, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हो। उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मैंने बना रखी है प्लेलिस्ट अच्छे से, उनके अंदर आप अपनी वीडियो को ढूंढ सकते हो। मैंने बेसिक ऑफ फोरेंसिक साइंस, फिंगरप्रिंट्स, एंथ्रोपोलॉजी, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, डीएनए एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इन सबसे रिलेटेड वीडियो बना रखी है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ दो ही रहेंगे कि हमें जानना है कि राइटिंग क्या होती है, हैंड राइटिंग क्या होती है, और उसके अलावा उसके प्रिंसिपल्स क्या होती है। अब हैंड राइटिंग की जो एग्जामिनेशन है वो अगले पार्ट में आएगी, मतलब उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, जिसमें मैं आपको एग्जामिनेशन समझाऊंगा। तो हैंड राइटिंग, अब उससे पहले हम राइटिंग को देख लेते हैं कि राइटिंग क्या होती है। अब राइटिंग क्या होती है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स। मतलब जो आप लिखते हो ना, वो राइटिंग नहीं है सिंपल, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स। मतलब जो आप सोच रहे हो ना, उसको एक ग्राफिकल, मतलब एक इमेज या फिर एक अक्षर दे रहे हो, आप उसको लिख के बता रहे हो, आप प्रेजेंट कर रहे हो उस चीज को जो आपके मन में चल रहा है, जो आपकी विचारधारा है, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो किसी चीज पे, ताकि दूसरा व्यक्ति भी उस चीज को समझ सके। तो उसको बोलते हैं हम राइटिंग। ठीक है, अब राइटिंग को कभी भी गलत मत करना। सिंपली इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थॉट्स। अब आ जाते हैं हम हैंड राइटिंग पे। अब हैंड राइटिंग क्या होती है? इट इज एक्ट ऑफ राइटिंग बाय द हैंड। सिंपल, जो हम लिखते हैं हैंड के साथ अपने, तो वो हैंड राइटिंग हो गया। पर यूजिंग पेन पेंसिल, ये मतलब कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट तो हम यूज करेंगे। लेकिन अब जब आप कुछ लिख रहे हो ना, सिर्फ आपके हाथ ही काम नहीं कर रहे, आपका माइंड भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। जो आपका दिमाग काम कर रहा है ना, और आपका हाथ एक साथ काम कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वो इस स्लाइड के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन वाली टर्म को याद रखना। तो अब देख लेते हैं, हैंड राइटिंग को ही समझ लेते हैं कि इट इज नॉट जस्ट पुटिंग पेपर ऑन वर्ड्स। मतलब ये पेपर, मतलब पेपर पे कुछ लिखना ही हैंड राइटिंग नहीं है। ठीक है, इट इज योर पर्सनल एक्सप्रेशन। मतलब आपका वही थॉट कह रहे हैं कि आपके विचार है, आप क्या सोचते हो, उसको प्रेजेंट कर रही है आपकी राइटिंग। ठीक है, अ काइंड ऑफ मोटर सिग्नेचर। मोटर सिग्नेचर मतलब जो आपका जो मेमोरी का जो इंटरप्रिटेशन है ना, एक तरीके से वो है आपका, दैट्स यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। और जो हैंडराइटिंग होती है ना, वो फिंगरप्रिंट की तरह ही इंडिविजुअल होती है एक पर्सन की। मतलब हर पर्सन की हैंडराइटिंग अलग अलग होती है, किसी की भी सेम नहीं होती। कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस आता है। कोई भी एक दूसरे की हैंडराइटिंग को एग्जैक्टली कॉपी नहीं कर सकता। तो सो हैंडराइटिंग इज अ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। मैंने आपको बताया ना कि जो हैंडराइटिंग है वो सिर्फ आप अपने हाथों से नहीं लिखते, उसमें आपका ब्रेन भी उतना ही इन्वॉल्व रहता है जितना आपके हाथ। तो जो मतलब आप सोचते हो वही तो आप लिखते हो ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। तो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन में विच इंक्लूड द यूज मसल एंड ब्रेन इन सिंक। ठीक है, जब भी आप, मतलब जब बच्चे होते हो आप, आपको ना तो पेन पकड़ना आता, ना पेंसिल पकड़नी आती, ना आपको लिखना आता। तो आप धीरे धीरे एक स्किल डेवलप करते हो लिखने की, जिसमें आप अपने मतलब माइंड को ट्रेन करते हो और अपनी मसल को ट्रेन करते हो, एक दूसरे के साथ प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करने के लिए, ताकि तुम कुछ लिख सको। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। एक बिगनर, मतलब जब आप होते हो स्टार्टिंग में, अच्छे से वर्ड नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे 10-11 साल के होते हो, 12 साल के होते हो, फिर थोड़े बहुत लिखने लग जाते हो। जैसे जैसे आप 15-16 साल के होते हो तो आप है ना मैच्योर राइटर बन जाते हो। मतलब आपको दिक्कत नहीं आती लिखने में कुछ भी, आप फटाफट लिखना स्टार्ट कर देते हो। तो एक इट इज अ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी। तो हैंड राइटिंग ऑल्सो इंक्लूड सिग्नेचर। मतलब जब भी हम क्यूडी की बात कर रहा हूँ, मैं जब भी क्यूडी की बात कर रहा हूँ ना हैंड राइटिंग में, मतलब हैंड राइटिंग की बात कर रहा हूँ क्यूडी के अंदर, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसमें सिग्नेचर भी इंक्लूड होता है। कि ये नहीं है कि मतलब सिग्नेचर अलग है तो हैंड राइटिंग अलग है। तो इन दोनों को हम मोस्टली एक ही लेके चलते हैं। इज अ वेरी यूनिक इंडिविजुअल टू अ पर्सन। मतलब हैंड राइटिंग वही बात है कि यूनिक है, इंडिविजुअल टू अ पर्सन है। मतलब लॉ ऑफ इंडिविजिबिलिटी यहाँ पे फॉलो होता है। अब नाउ लेट्स लर्न अबाउट प्रिंसिपल ऑफ हैंडराइटिंग। ठीक है, अब मेन जो हमारी चीजें होती है वो प्रिंसिपल है। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर कि भाई हैंडराइटिंग और उसकी प्रिंसिपल्स बताओ और उसके एग्जामिनेशन बताओ। तो इस वीडियो में मैं आपको हैंडराइटिंग और उसके प्रिंसिपल बता दूंगा, वो भी अच्छे से, और एग्जामिनेशन उसकी अगली वीडियो में बता दूंगा। तो प्रिंसिपल ऑफ हैंडराइटिंग हम देख लेते हैं।
तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो हमारा मोस्ट फेवरेट प्रिंसिपल है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी और या फिर इंडिविजुअलिटी ऑफ हैंडराइटिंग। हैंडराइटिंग के केस में ये हो जाता है इंडिविजुअलिटी ऑफ हैंडराइटिंग। तो ईच मैच्योर राइटर, इस लाइन की मतलब ये जो लाइन मैं आपको लिख बोल रहा हूँ ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको आप एज इट इज याद करने की कोशिश करना, आपको एग्जाम में ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ईच मैच्योर राइटर हैज a writing which is personal and individual to him. The individuality is the basis for identification. मतलब जो हर एक राइटर है, ठीक है, उसकी राइटिंग है ना वो इंडिविजुअल है, मतलब उसी से रिलेट करेगी और कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। और यही हमारा बेस होता है जो जब हम इसको कंपेयर करते हैं या फिर इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है नेचुरल वेरिएशन। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। जब भी आप कुछ वर्ड लिखते हो, मान लो आपने एक लाइन लिख ली, जब आप उस लाइन को दोबारा लिखोगे ना वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए। तो हम उसी को बोलते हैं नेचुरल वेरिएशन। तो मतलब खुद की, मतलब जो खुद की पर्सन की राइटिंग है ना वो खुद भी सेम नहीं होती कभी, तो वो भी चेंज होती रहती है, मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करती है, अगले पॉइंट में होगा। तो इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन, मतलब देखो अब आपका मूड अच्छा होगा तो आप अच्छे से लिखोगे, गुस्से में होगे तो फटाफट लिख दोगे, ठीक है, और ज्यादा ही जल्दी होगी आपको बस ऐसे ही खुचर मुचर करके चले जाओगे। तो और भी मतलब जितने आपकी डिफरेंट स्टेट ऑफ इमोशन होती है ना उसके बेसिस पे आपकी हैंडराइटिंग डिपेंड करती है। और आपकी नेचुरल वेरिएशन तो ऐसी है कि मतलब आप कुछ लिख रहे हो ना, आपने एक वर्ड लिख दिया, फिर आपने एक सिग्नेचर भी कर दिया, आप दोबारा जो सिग्नेचर करोगे ना वो भी एग्जैक्टली कॉपी नहीं करेगा, उसमें भी हल्का फुल्का फर्क होगा। तो वही होता है नेचुरल वेरिएशन जो अपना अंदर से ही आता है। मतलब तो नेचुरल वेरिएशन को आप सिंपली समझ सकते हो कि आप जब भी एक चीज को लिखते हो, ठीक है, उसको आप जब दोबारा लिखने की कोशिश करते हो उसमें हल्का फुल्का चेंज आता है, चाहे वो आपके इमोशन का है, चाहे वो आपके कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है, चाहे आपके माइंड का है, चाहे किसी भी चीज, कोई भी चीज, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, काफी सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। आपकी एनवायरनमेंट क्या है, आपका मूड क्या है, आप कैसे लिख रहे हो, तो ये नेचुरल वेरिएशन आ जाती है। और नेचुरल वेरिएशन एक काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया मतलब नेचुरल वेरिएशन क्या होती है, और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन। जैसे फिंगरप्रिंट के काफी कम चांस होते हैं ना कि भाई वो मैच ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसे ही हैंड राइटिंग भी हर किसी की इंडिविजुअल और यूनिक होती है, वो भी किसी की मैच नहीं करती, ठीक है। कुछ वर्ड हो सकते हैं कि सिमिलर हो, लेकिन जब पूरी राइटिंग की बात आती है ना ओवरऑल, वो कभी भी मैच नहीं करती। अब ठीक है, ग्रेजुअल चेंजेस ओवर टाइम। तो जो हैंडराइटिंग होती है ना आपकी, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो कि आपकी राइटिंग कभी भी सेम नहीं रहती, मतलब लाइफ टाइम सेम नहीं रहती। जब आप छोटे होते हो, जब लर्न करते हो, ठीक है, तो आपकी राइटिंग बहुत खराब होती है, आपको ए बी सी भी बनाना नहीं आता, 1 2 3 भी आपको सही से लिखना नहीं आता। लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे सीखते हो, 5 6 साल के होते हो, आपको पेन भी पकड़ना आ जाता है, थोड़ा बहुत अच्छे से वर्ड बना सकते हो। अभी भी इतने अच्छे से नहीं बना सकते, लेकिन जब आप 10 12 साल के हो जाते हो तब आपको अच्छे से पता चल जाता है कि भाई मेरे को ये चीज़ ऐसे लिखनी है, ठीक है। अब आपकी स्किल डेवलप हो रही है, तो ठीक है, आपकी राइटिंग भी डेवलप हो रही है। तो उसके बाद जब आप जैसे ही 15 16 साल की एज में आते हो ना, तो आपका बिल्कुल मैच्योर हो जाते हो, आपका माइंड बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, मतलब चेंजेस आने लगते हैं आपकी राइटिंग में। स्टार्टिंग में खराब होती है, फिर अच्छी होने लग जाती है। पर हाँ, अब जैसे कि बढ़िया होगी ये राइटिंग, उसके बाद जब आप जैसे कि बूढ़े होते रहोगे ना, ओल्ड एज में आते रहोगे, तो आपकी राइटिंग धीरे-धीरे खराब होती रहेगी। अब वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको बीमारी हो जाए कोई ना कोई, जैसे पार्किंसन डिजीज़ होती है, उसमें वाइब्रेशन होती है हाथ की, तो वैसे भी हैंडराइटिंग खराब हो जाएगी। उसके अलावा जैसे कि आपके हाथ काँपने लग जाते हैं बड़े होने के बाद, ठीक है? आपकी बॉडी मसल्स वीक होने लगती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी राइटिंग के ऊपर, और वो धीरे-धीरे ग्रेजुअल चेंजेस के थ्रू जाती है। तो यही कहते हैं ग्रेजुअल चेंजेस ओवर टाइम। तो और भी प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि चेंजिंग राइटिंग। मान लो आपकी राइटिंग बहुत बकवास है, आपको राइटिंग अच्छी बनानी है, ठीक है? तो अच्छी राइटिंग बनाने भी आसान नहीं है। आप सोचोगे कि भैया मेरी अच्छी राइटिंग हो जाए और हो जाएगी। उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी। तो ये क्या कहता है, अ राइटर कैन नॉट एक्सीड हिज मैक्सिमम राइटिंग एबिलिटी और स्किल विदाउट सीरियस एफर्ट्स एंड ट्रेनिंग अप्लाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आपको कुछ भी अपनी राइटिंग में अगर जो चेंज करना है ना, आपको अगर जो ए, जैसे कि आप मान लो ए, तो आप नॉर्मल ए बनाते हो, ठीक है? आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जो कंप्यूटर वाले होता है ना वैसा ए आप बनाने की कोशिश करो, तो वो भी आप एक दिन में नहीं कर सकते। उसके लिए भी आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको आपको अपनी हैबिट लाना पड़ेगा कि भई आप ए ऐसे लिखना चाहते हो। तो आपको पूरी राइटिंग चेंज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक ही दिन में आपकी राइटिंग चेंज नहीं हो सकती। तो ये आपको डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितने एफर्ट्स डाल रहे हो, कितनी स्किल मतलब आप डेवलप करो, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हो उस चीज़ से रिलेटेड। तो ये काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी अपनी राइटिंग को चेंज कर सकते हो। लेकिन उसमें कुछ काफ़ी टाइम लगता है, एक ही दम आपकी राइटिंग चेंज नहीं होती।
उसके अलावा आता है डिसगाइज। डिसगाइज क्या होता है, मतलब आपकी राइटिंग बड़ी मतलब मान लो आपने कुछ किसी को थ्रेटनिंग लेटर लिखना है, तो आप अपनी ओरिजिनल राइटिंग में तो लिखोगे नहीं, आप तो फंस जाओगे कंपैरिजन के टाइम पे। तो आप क्या करते हो, आप चेंज करने की कोशिश करते हो अपनी राइटिंग को, थोड़ा सा बड़ा करके, छोटा करके, या कैसे भी कर्सिव से ब्लॉक कर दी तो ब्लॉक से कर्सिव कर दी, तो अपनी राइटिंग को चेंज करना चाहते हो। लेकिन जब भी अटेम्प्ट किया जाता है डिसगाइज का, तो वो हमेशा पुअर क्वालिटी में रिजल्ट करता है। मतलब आपकी जो डिसगाइज होगी वो आराम से पकड़ी जाएगी, क्योंकि जो हैंडराइटिंग होती है ना, वो माइंड बॉडी का कोऑर्डिनेशन होता है। आपने जब 15 से 16 साल लगा दिए एक राइटिंग को सीखने के लिए, आप क्या सोचते हो कि एक ही बारी में आप उसको चेंज कर लोगे? नहीं, वो नहीं चेंज होती। तो वो डिसगाइज करना ना आपके लिए ही काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, कि जब आप चेंज करना चाहोगे ना, आपकी बॉडी, मतलब जो आपकी बॉडी होगी ना, वो सबकॉन्शियसली वो वर्ड ऐसे लिखना चाहेगी, लेकिन आप जबरदस्ती चेंज करने की कोशिश करोगे, फिर भी आपकी राइटिंग में वो पैटर्न पता चल जाएगा कि आप लिखते क्या हो, कैसे लिखते हो। तो चेंजेस आराम से नोटिस हो जाते हैं। तो मैचिंग द हैंडराइटिंग, अब हम आ जाते हैं कंपैरिजन के टाइम पे। जैसे डिसगाइज हो गया और मैचिंग द हैंडराइटिंग, जब हम मैच करते हैं हैंडराइटिंग को, तो handwriting is identified by the combination of all the attributes and qualities both derived from the writing movement and form of characters. Hence, it should not be opined on the basis of one or two features. ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे क्यूडी के अंदर। क्यूडी का मतलब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो क्यूडी के अंदर क्या होता है, जब हम मैच करते हैं हैंडराइटिंग को, हम ऐसा बस एक एक अक्षर नहीं देखते कि भाई इसका ए ऐसा है और ऐसा है, तो हमने मैच कर दिया, भाई ये तो डिफरेंट आ रहा है, ये किसी और की राइटिंग है। ना तो ऐसा हम पूरे वर्ड पे लेते कि भाई ये तो वर्ड राहुल है, जैसे कि मेरा नाम, तो मैं राहुल लिखता हूँ ऐसे, तो ऐसा ही किसी और ने सेम लिख दिया, तो भाई ये राइटिंग इसी से मैच करती है। एक एक वर्ड पे हम कभी भी ओपिनियन नहीं देते। हमारे पास इनफ सैंपल होना चाहिए, जैसे कि रिक्वेस्टेड और एडमिटेड, मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से बता रखा है, ठीक है। उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे आप क्लासिफिकेशन भी समझ सकते हो, रिक्वेस्टेड और स्टैंडर्ड सैंपल भी समझ सकते हो। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो नोटिफिकेशन बेल आइकन को आपको चालू कर लेना या ऑन कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो अब हम आ जाते हैं मैचिंग हैंड राइटिंग पे थे। तो जब भी हम मैच करते हैं ना हैंड राइटिंग को, हम एक दो चीज़ें नहीं देखते, हम देखते हैं ओवरऑल, मतलब पूरी होल हैंड राइटिंग को हम मैच करते हैं एक दूसरे से। हम मतलब मैं आपको ना कंपैरिजन करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने एक पेज पे करके आपको दिखाऊंगा वीडियो में कैसे मैंने क्या क्या मार्किंग करी है। तो एक को Q1 मार्क कर दूंगा, एक को S1 मार्क कर दूंगा। तो वहाँ पे देखना कि मैंने काफ़ी सारी S1 और Q1 फाइंड किया है। तो कभी भी एक या Q1, मतलब एक जो डिफरेंशिएशन या एक जो मैच करने वाली चीज़ होती है ना, हम उसी को नहीं उठाते। मल्टीपल टाइम वो चीज़ डिफरेंट करनी चाहिए। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स। Writing standards are necessary to establish individual writing habits and to show the degree of variation to his writing. स्टैंडर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी कंपैरिजन होता है। अगर आपके पास स्टैंडर्ड ही नहीं होगा, तो आप कंपेयर किससे करोगे क्यूडी को, ठीक है। स्टैंडर्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। स्टैंडर्ड के लिए आप रिक्वेस्टेड भी ले सकते हो, आप एडमिटेड भी ले सकते हो, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप या फिर दोनों भी ले सकते हो, वो क्यूडी एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्टैंडर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब भी आप कंपेयर करोगे किसी राइटिंग को, ठीक है। आपकी राइटिंग हैबिट को पता कर सकते हैं कि आप कितना पेन प्रेशर डालते हो। राइटिंग कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी एक वीडियो आने वाली है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक्स और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। तो चिंता मत करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो इंडिविजुअल राइटिंग में आपके काफ़ी सारे वो होते हैं, पॉइंट्स हम नोट करते हैं, जैसे कि आपकी स्पीड क्या होगी, आपका पेन प्रेशर क्या है, ठीक है, आपकी मसल मूवमेंट कैसी है, क्लास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाती है, ठीक है, आपके शेप कैसी है वर्ड के बनाने का, साइज़ क्या है आपके राइटिंग का, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर देखते हैं। आपके बनाने का स्टाइल, आर बनाने का स्टाइल कैसा है, नोट प्रेज़ेंट है या नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं हम क्यूडी के अंदर, वो आपको क्लास कैरेक्टरिस्टिक और इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक वाली वीडियो में मिल जाएगी, ठीक, वो आपको आ जाएगी थोड़े टाइम में। तो स्टैंडर्ड एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, वरना हम कंपैरिजन नहीं करते। और स्टैंडर्ड की क्वांटिटी भी इनफ होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही पेज राइटिंग का आ गया सिर्फ स्टैंडर्ड में, नहीं। इनफ होना चाहिए, इनफ सैंपल होना चाहिए हमारे पास कंपेयर करने के लिए, ताकि हम अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो बस यही थे जितने भी प्रिंसिपल्स थे, इससे ज़्यादा कोई खास प्रिंसिपल नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ सके और उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू, आरिगातो गोजाइमास। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर।